आदाब नाजरीन, मैं ज़हीमुद्दीन अहमद व्यूज़ ऑन न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज दो मौज़ूआत पर हम तज़किया करेंगे, जिसमें से पहला है किसानों की ख़ुदकशी। किसानों को भारत में अन्नदाता कहा जाता है, यानी खाना देने वाला। किसानों को हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि हमें आज बड़ी आसानी के साथ हर किस्म की ग़िज़ाएँ मिल रही हैं, चाहे अनाज हो, फल हो या तरकारियाँ हों। यही किसान अपने खेतों में रात दिन मेहनत करते हैं तो ही हमें ये अशिया बाज़ार में मिलती हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 69% यानी 833.7 मिलियन भारत की आबादी दही इलाक़ों में बसती है, जिसमें 481.9 मिलियन अफराद दही मज़दूर पेशा हैं। इन मज़दूर पेशा अफराद में तकरीबन 263 मिलियन या 54% लोग ज़राअत पेशा हैं। दरहकीकत ये आदाद व शुमार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस शोबे की जानिब अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ज़रई शोबे में मसरूफ़ अफराद को और इससे वाबस्ता शोबों में सरगर्म लोगों की आमदनियों में इजाफ़ा करके किसानों की फलाह बहबूद के मंसूबे बनाएं, ताकि इसके ज़रिए से मुल्क की लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिल सके। दरहकीकत ये स्टैटिस्टिक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस शोबे की जानिब अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। एग्रीकल्चर शोबे में मसरूफ़ मज़दूर या अफराद को इससे वाबस्ता शोबे में सरगर्म लोगों की आमदनियों में इजाफ़ा करके किसानों की फलाह बहबूद के मंसूबे बनाएं, ताकि इसके ज़रिए से मुल्क की लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिल सके। बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने की, इनकी पैदावार को दोगुना करने की बात कही गई थी। एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, उसके अंदर हम आहंगी पैदा करके इस शोबे को जदीद बनाने की भी बात कही गई थी। एग्रीकल्चर शोबे में 25 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करके, इन्वेस्टमेंट करके उसको और तरक्की देने की भी बात कही गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अपने वादों को भूल गई और अपने वादों को वफा न कर सकी। बीजेपी सरकार अपने इख्तिदार के नशे में इस कदर मगरूर हो गई है कि इसको किसानों के बुनियादी मसाइल सुनने का भी वक्त नहीं है। 6 सालों में किसानों की जिस कदर बुरी हालत इस सरकार में हुई है, शायद पिछली सरकारों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हर रोज़ किसान किसी न किसी तरह से एजिटेशन कर रहे हैं। वो अपनी तकलीफ़ें हुकूमत को सुनाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत है कि इख्तिदार के नशे में बदमस्त कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इसके मसाइल उसको सुनाई नहीं देते और ना किसानों के मसाइल को वो हल करना चाहती है। इस सूरत में इनके अंदर यानी किसानों के अंदर खुदकशी के रुझानात पैदा हो रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत यानी बीजेपी सरकार किसानों की बड़ी मसीहा बनती थी, लेकिन 6 सालों में इसने इस शोबे को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। हुकूमत की शोबे ज़राअत यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में नाखिस मनसूबाबंदी, इसके कोई मंसूबे नहीं हैं, और फिर इसके जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो भी एक्सप्लॉयटेटिव हैं। शोबे ज़राअत में जो लोग काम करते हैं उसके मज़दूर यानी काश्तकार और छोटे और गरीब किसान, ऐसा लगता है कि गहरी खाई में ढकेले जा रहे हैं। ऐसे ज़रई क़वानीन यानी लॉस अडॉप्ट किए जा रहे हैं कि इससे किसानों की परेशानियों में इजाफा ही हो रहा है, उनकी तकलीफ़ें बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ों में कोई कमी नहीं वाक़ हो रही है। इनकी ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB के ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2019 में 42,480 किसानों ने ख़ुदकुशी की है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले यानी 2018 के मुकाबले में तकरीबन 6% का इजाफा है। यह कोई जमा या तफरीक का हिसाब नहीं है, ये उन किसानों के स्टैटिस्टिक्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। ये बात बहुत ही तशवीशनाक है
کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر یعنی ہول جو خودکشی کرنے والے ہیں ان میں مرد کسانوں کی تعداد عورتوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایگریکلچرل جو مزدور ہیں ان مزدوروں کی خودکشی کرنے والوں میں بھی مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ماہر معاشیات اکنامسٹ وکرم پٹیل نے کہا کہ بھارت کی سدرن اسٹیٹ کی ریاستوں میں ناردرن اسٹیٹ کی ریاستوں کے مقابلے میں خودکشی کی شرح یعنی فیصد 10 گنا زیادہ ہے۔ جنوبی بھارت میں خودکشی کی سب سے عام وجہ معاشرت یعنی سوشل پرابلمس کے ساتھ ساتھ اکنامیکل پرابلمس بھی واقع ہیں۔ ان کے خودکشی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ وہ بینکوں سے قرض لیتے ہیں لیکن اس کو واپس کرنے کے موقف میں نہیں رہتے اور اس کا سود بڑھتا جاتا ہے تو وہ خودکشی کرنے کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ بھارت میں خودکشیوں کی کل تعداد 1,39,123 ہو گئی ہے جو گزشتہ سال 2018 کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی گزشتہ سال 2018 میں 1,34,516 افراد نے خودکشی کی تھی۔ حکومت کی غیر سنجیدہ پالیسیاں خودکشی کا ایک اہم سبب بنی ہوئی ہیں۔ اس کا رویہ کسانوں کے ساتھ بے رحمانہ جلادانہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کارپوریٹ کمپنیوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیوں کے قرض کو یکلخت یعنی آن کی آن میں معاف کر دیتی ہے، اپنے آقا سرمایہ داروں کے قرضوں کو NPA کے نام سے معاف کر دے سکتی ہے، ہزاروں کروڑ کے مقروض کمپنیوں کے مالکین کو راجیہ سبھا کی نشست یا رکن پارلیمنٹ بھی بنا سکتی ہے، لاکھوں کروڑ لے کر فرار بھگوڑوں پر کوئی کارروائی نہیں کرتی، جبکہ کسان بھائیوں کا قرض معاف نہیں کر سکتی، ان کی پیداوار کو خرید نہیں سکتی۔ حکومت کا یہ دوہرا معیار، اس کا یہ منافقانہ رویہ ملک میں عدم استحکام یعنی انسٹیبلٹی کو فروغ دے گا۔ اس موقع پر صاحب عقل اور اہل خرد حضرات اس مسئلے پر حکومت سے سوال کریں اور اپنے سارے جمہوری حقوق کا استعمال کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ فوری طور پر کسانوں کے مسائل کو حل کرے، اور حکومت نے جو جلد بازی میں آرڈیننس پاس کیا ہے جس سے کارپوریٹ کمپنیاں کنٹریکٹ فارمنگ کے تحت اس شعبے میں داخل ہو سکتی ہیں جس سے کسانوں کو شدید نقصان ہوگا، حکومت کو چاہیے کہ کمپریہنسو پلاننگ کرے اور ایک گرین ریولوشن کی طرف قدم بڑھائے۔ اس منصوبے کے تحت کاشتکاروں کو ان کی پیداوار پر مناسب قیمتیں ملیں اور پروفیسر MS سوامیناتھن کی جو سفارشات ہیں اس پر عمل آوری ہو۔ قیمتیں یعنی منیمم سپورٹنگ پرائس سے قیمتیں شروع ہوں، نہ کہ اس پر ختم۔ حکومتی ادارے پیداوار کو خریدیں یعنی جو پروڈکٹ جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کو خریدیں، اریگیشن کے سسٹم کو بہتر بنائیں، گاؤں کے انفراسٹرکچر جس میں بازاروں شہروں کو جوڑنے کے لیے اچھی سڑکیں تاکہ کسان اپنی پیداوار کو بازاروں تک آسانی کے ساتھ لے کر جا سکیں، اور ذخیرہ کرنے کی بھی سہولیات یعنی اسٹاک کرنے کی بھی سہولیات ان کو مہیا کریں، مناسب بجلی کی فراہمی، مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے عوامی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے، تبھی یہ شعبہ اور اس سے وابستہ لوگ خوشحال رہ سکتے ہیں۔ آج کا دوسرا موضوع ہے جرائم پیشہ سیاستدان اور پولیس افسران۔ نہایت قابل احترام اور بزرگ IPS ریٹائرڈ افسر جولیو ریبیریو نے دلی کے پولیس کمشنر SN سریواستو کو ایک مکتوب روانہ کیا، یعنی ایک خط لکھا، جس میں 91 سالہ دردمند اور انصاف پسند پولیس افسر نے دو ٹوک انداز میں کہا، پولیس فورس اور IPS سے آنے والی اس کی قیادت کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی ذات پات اور سیاست کے بغیر آئین و قانون کو نافذ کرے۔ برائے مہربانی دلی میں آپ کی قیادت میں ہونے والی کارروائی کا اثر نو جائزہ لیں اور طے کریں کہ کیا پولیس نے IPS میں شامل ہونے کے دوران کیے گئے اپنے وعدے سے وفاداری نبھائی ہے۔ اپنی غیر جانبداری کے لیے معروف ریٹائرڈ پولیس افسر جولیو ریبیریو نے براہ راست دلی پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، اپنے مکتوب میں کہتے ہیں، معروف حقوق انسانی کارکن پروفیسر
अपूर्वानंद और IAS अफसर रह चुके समाजी कारकुन हर्षमंदर को सच्चे मुहब्बे वतन के लक़ब से याद किया। साथ ही कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जैसे सियासतदानों को कानून के दायरे में न लाने पर अपनी शदीद बेचैनी का इजहार भी किया। इसके एक दिन के बाद इंडियन पुलिस सर्विस के मजीद 9 साबिक़ अफसरान ने भी श्रीवास्तव को ख़त लिखकर रिबेरियो के खदशात की तौसीक़ की। दिल्ली तशद्दुद की तहक़ीक़ात में सियासी मुदाखलत की बात कही और फसादात के तमाम मामलों की मुनसिफ़ाना और गैर मुतासिब तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया। इस पर दिल्ली पुलिस सरबराह श्रीवास्तव ने रिबेरियो को जवाब दिया कि फ़ौजदारी मुक़दमात में पुलिस की तफ्तीश हक़ाइक़ और शवाहिद पर मबनी है, ना कि किसी के वक़ार और शख्सियात से मुतासिर। हमारे मुल्क में जहाँ हुक्मरानों के पसंदीदा मौक़िफ़ को अपनाने वाले अफसरों की भी कमी नहीं रही, वहीं इक़्तिदार की आँखों में आँख डालकर बात करने वाले आज भी इंसाफ के अलम को थामे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह एक काबिल और निहायत दियानतदार IAS ऑफिसर रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार को आईना दिखाने की पादाश में इन पर 2 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। रिटायर्ड होने से कबल इनके 25 साला कैरियर में इन्हें 54 तबादलों का सामना भी करना पड़ा। यानी करीब हर पार्टी की हुकूमत ने ईमानदार सरकारी अफसरों को कमोबेश अपने अपने अंदाज में सताने का काम भी किया है। महाराष्ट्र के एक पुलिस अफसर अब्दुर्रहमान IAS, कन्नन गोपीनाथन और कश्मीर के शाह फैसल जैसे अफसर इक़्तिदार से लोहा लेते रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके डॉक्टर सत्यपाल सिंह इंतखाबात लड़ने के लिए 2014 में VRS लिया था और अब वो HRD के मरकज़ी वज़ीर भी हैं। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे तो 2009 के इंतखाबात लड़ने के लिए ही मुस्तफ़ी हुए थे, लेकिन जब बक्सर लोकसभा से BJP ने टिकट नहीं दिया तो 9 माह के बाद नीतीश कुमार से कहकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली, जिसे सरकारी सर्विस रूल की खिलाफ वर्जी भी ख्याल किया जाता है। जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों के साथ साजबाज के मुलजिम DCP देवेंद्र सिंह अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं, जबकि एक दीगर IPS अफसर जो तालीम व पेशे के लिहाज से IIT इंजीनियर हैं, आजकल पालनपुर की जेल में बंद हैं, महज इसलिए कि इन्होंने अपनी ज़ुबान इक़्तिदार के ख़िलाफ़ खोली थी। सितंबर 2018 से गिरफ्तार हुए संजीव भट्ट का मानना यह है कि जब से इन्होंने 2002 के गुजरात तशद्दुद में हुक्मरानों या हुक्मरान पार्टी के मुलव्विस होने की बातें करनी शुरू की, तब ही से इनको सरकारी अताब का शिकार होना पड़ा। संजीव भट्ट को इनकी ड्यूटी से बर्खास्त किया गया, इनका मकान तहस नहस कर दिया गया और एक 30 साला ख़दीम हिरासती मौत के मुक़दमे में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें 30 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा के बाद भड़क उठे फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वक्त गुजरात के जामनगर में कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनकी बीवी कहती हैं कि 2002 में साबरमती जेल में SP के ओहदे से संजीव का तबादला करने के बाद 4000 कैदियों ने संजीव के हक़ में भूख हड़ताल की थी, क्योंकि संजीव भट्ट ने अपने अच्छे कामों से कैदियों तक का दिल जीत लिया था। शायद अवाम का दिल जीतने पर सज़ा और हुक्मरानों का दिल जीतने पर जज़ा मिलना ही भारत के अफसरों का मुक़द्दर बन चुका है।